गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास अपनी। आज की क्लास हम हिंदी सेकंड से ले रहे हैं। हिंदी सेकंड में लेसन 18 काजी का इंसाफ। बुक्स अपनी आप लोग रेडी रख लीजिए, रेडी करिए अपनी अपनी बुक्स। काजी का इंसाफ लेसन 18 सबने निकाल लिया। ये लेसन आपको पढ़ा दिया गया है, इसके एक्सरसाइज बाकी रह गए हैं कंप्लीट कराने के लिए। तो इसमें से प्रश्नोत्तर जो दिया गया है वो हम आपको ऐसे ही ओरल समझा रहे हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ देखना है और बाकी के एक्सरसाइज हम बोर्ड पे कंप्लीट कराएंगे, वो देख करके आप लोग अपना कंप्लीट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भेड़ चराने वाले लड़के की मृत्यु किस प्रकार हुई। तो हम इसका आंसर आपको ओरल में समझा दे रहे हैं कि भेड़ चराने वाले लड़के की मृत्यु सुल्तान के तीर से हुई। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बूढ़ी अम्मा ने काजी से क्या प्रश्न किया। आंसर है इसका, बूढ़ी अम्मा ने काजी से प्रश्न किया कि क्या सुल्तान किसी मुर्दे में जान डालकर उसे जिंदा कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, काजी ने सुल्तान को क्या फैसला सुनाया। इसका आंसर है, काजी ने फैसला सुनाया कि सुल्तान पूरी जिंदगी अपनी व्यक्तिगत आय से बूढ़ी अम्मा की परवरिश करेगा या सजा भुगतने को तैयार हो। नंबर 4, कचहरी जाते समय सुल्तान अपने कपड़ों में तलवार छिपाकर क्यों ले गए थे। इसका उत्तर हमने लिखा है कि कचहरी जाते समय सुल्तान अपने कपड़ों में तलवार इसलिए लाए कि यदि काजी मेरा लिहाज करके इंसाफ नहीं करेगा तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। नंबर 5, काजी ने अपने कपड़ों में चमड़े का कोड़ा क्यों छिपा रखा था। इसका उत्तर है, काजी ने अपने कपड़ों में कोड़ा इसलिए छुपाया कि यदि सुल्तान ने अपना गुनाह कबूल न किया तो वह उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। तो यहाँ तक का ये हमारा प्रश्न और उसके उत्तर हमने आपको ओरल समझाए हैं। इसके बाद हम किसने किससे कहा का प्रश्न करेंगे, तो इसको हम बोर्ड पे भी कंप्लीट करा दे रहे हैं आपको। किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। तो पहला इसमें से क्वेश्चन हमारा है कि अल्लाह का शुक्र है हुजूर, उसने मेरे इंसाफ की लाज रख ली। ये हमारा किसने किससे कहा का पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, किसने कहा, काजी ने, और किससे कहा, सुल्तान से। किसने, यहां हम लिखते हैं किससे, यहां किसने और किससे का ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हुजूर, उसने मेरे इंसाफ की लाज रख ली। किसने कहा, काजी ने। और किससे कहा, किससे कहा था, सुल्तान से। सुल्तान से। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा है, क्या सुल्तान किसी मुर्दे में जान डालकर उसे जिंदा कर सकता है। किसने ये बात कहा इस कहानी में, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा। तो
यहीं पे हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ये आपका ये पहला यानी क का आंसर हमने लिखा था, अभी हम ख का करने जा रहे हैं। ख में किसने कहा? बूढ़ी अम्मा ने। बूढ़ी अम्मा ने। किससे कहा है ये बात? काजी से। इस तरह से। फिर तीसरा प्रश्न हमारा आता है इसमें, नहीं अम्मा वह तो ऐसा नहीं कर सकता। ये बात किसने कहा है? काजी ने कहा है। और किससे कहा? बूढ़ी अम्मा से। तो हम इसमें फिर ये आंसर चेंज कर रहे हैं। तीसरा हम लिखने जा रहे हैं। तीसरा में काजी ने, किसने कहा है ये बात? काजी ने। काजी ने। और किससे कहा ये बात? बूढ़ी अम्मा से। बूढ़ी अम्मा से। इस तरह से। यहां तक का आपने कर ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ये हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें का। तो पहला प्रश्न इसमें से आता है हमारा, भेड़ चराने वाले लड़के को तीर लगते ही सुल्तान बहुत खुश हुआ। ये हमारा पहला प्रश्न है। तो ये बात गलत है। भेड़ चराने वाले लड़के को तीर लगने पर सुल्तान बहुत खुश हुआ, बात ये हमारा गलत है। इधर भी इसका आंसर कर दे रहे हैं, पहला गलत है। दूसरा, मृत लड़के की मां ने काजी के पास जाकर इंसाफ मांगा। ये सही जवाब है। तो आप सेकंड वाले में सही का ट्रिक ऐसे करेंगे। तीसरा प्रश्न अगले पेज पर दिया है, काजी ने अपने गुलाम रहमतुल्लाह को सुल्तान के पास सम्मन लेकर भेजा। तो ये सही जवाब है। आप इसमें सही का ट्रिक ऐसे कर लीजिए। नंबर 4, काजी ने अपने फैसले में सुल्तान को मृत्यु दंड दिया। गलत। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा गलत है, यानी सही का ट्रिक नहीं लगता कि यहाँ पे हम गलत का ट्रिक करेंगे। नंबर 5, सुल्तान ने कचहरी में जाकर अपना गुनाह कबूल किया। तो ये सही बात है कि जब सम्मन लेकर रहमतुल्लाह सुल्तान के पास जाता है और अगले दिन उनकी पेशी होती है, सुल्तान जब काजी के सामने आते हैं तो वहां पर वो अपना गुनाह कबूल करते हैं। तो इसलिए ये हमारा पांचवा आंसर सही है। तो पहला और चौथा आंसर हमारा गलत है और दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन भाषा ज्ञान से। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे भाषा ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, भाषा ज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। एक डैश बनाया गया, यानी एक ही हमको इसका पर्यायवाची बताना है। तो पहला शब्द है क्रोधित। हम केवल इसका आंसर लिख रहे हैं, आप लोग बुक में इसको कंप्लीट करते जाइए। क्रोधित का पर्यायवाची होता है गुस्सा। पहला है क्रोधित का गुस्सा। दूसरा हक। हक का होता है पर्यायवाची अधिकार। अधिकार। तीसरा इंसाफ। इंसाफ का पर्यायवाची होता है न्याय। चौथा हम इधर लिख दे रहे हैं जैसे कि बुक में दिया गया है तरकीब।
तरकीब का पर्यायवाची होता है उपाय। नंबर 5, लाज। लाज का पर्यायवाची होगा सम्मान। नंबर 6, कबूल का पर्यायवाची होता है स्वीकार। स्वीकार। इस तरह से भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो इसमें हमारा क में पहला प्रश्न आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जिसमें जान न हो उसे क्या कहेंगे? निर्जीव। इधर यहां तक का आप सबका हो गया है, कंप्लीट कर लिया। पहला है जिसमें जान ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। निर्जीव। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। दूसरा यानी ख में है, जिसका पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। नंबर 2 पर है विधवा। तीसरा ग, जो मुकदमे सुनता हो अथवा न्याय करता हो उसे क्या कहते हैं? न्यायाधीश। नंबर 3 पर है न्यायाधीश। जो शिकार करता हो उसे क्या कहते हैं? शिकारी। नंबर 4 शिकारी। नंबर 5 पर है जो भेड़ बकरियां चराता हो उसे क्या कहते हैं? चरवाहा। उसे क्या कहेंगे? चरवाहा। अब नंबर 3 पर कहा जा रहा है, बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा आदमी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 फूल। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की यानी नाम वाले जो शब्द होंगे उनको संज्ञा कहेंगे, और जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर यानी नाम के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का जब बोध कराया जाता है, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जब उसकी अच्छाई या बुराई बताई जाती है या उसकी अवस्था बताई जाती है, तो ये सारी विशेषताएं हमारी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कहा जा रहा है उदाहरण में मोटा आदमी। यहाँ पे मोटा आदमी कहा गया है, तो आदमी कैसा है? मोटा है। आदमी कैसा है? मोटा है। उसकी विशेषता क्या है कि वो मोटा है, तो उस आदमी की विशेषता हो गई मोटा, उसका मोटापा ही उसकी विशेषता हो गई, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब बारी आती है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी उसमें जो भी बातें कही जाएंगी वो उनकी संख्या बताई जाएगी कि 2 है, 4 है, 8 है, 100 है, 50 है, कितना है, उसमें उनकी संख्या का बोध कराया जाता है। तो जहां पर संख्या का बोध कराया जाता है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया है 2 फूल। यहाँ पे फूलों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे
संख्या बताने के कारण ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब बारी आती है इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देखने के लिए। अब कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण अलग अलग लिखो। तो इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले बोर्ड को रख कर दें। इसको कॉपी में नहीं करना है, लेकिन बुक में करना है। बुक में आप लोग इसको कैसे करेंगे, उस पे हर शब्द के ऊपर आपको गुणवाचक या संख्यावाचक लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको आपको बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहले गुणवाचक विशेषण और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से ये हमारा 2 कॉलम बन गया। अब इसमें हम अलग अलग लिखेंगे। 3 बंदर। बंदर कितने हैं? 3 हैं। यहाँ पे बंदरों की संख्या बताई गई है, तो बंदरों की संख्या कितनी है? 3 है। तो जहाँ पे संख्या बताया जाता है वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बंदर। आप लोग उन्हीं के ऊपर जो लाइन में दिए गए हैं उन्हीं के ऊपर आप लोग मार्क करते जाइए। दूसरा है सुंदर महल। महल की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर है, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुंदर महल। सुंदर महल। इस तरह से तीसरा शब्द हमें मिला है दयालु आदमी। आदमी की विशेषता है कि वो दयालु है, तो इसलिए ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दयालु आदमी। इस तरह से चौथा है 4 बकरियां। यहाँ बकरियों की संख्या बताई गई है, इसलिए ये हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो 4 बकरियां हम इधर डालेंगे। 4 बकरियां। इस तरह से फिर अगला हमें मिला कुछ लड़के। यहाँ लड़कों की संख्या एग्जैक्टली बताई गई है, 2 है, 4 है, 5 है। इस तरह से संख्या का बोध नहीं कराया गया है, लेकिन कुछ कहा गया है। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो संख्या बताई जाएगी वो एकदम आपका सटीक होगा, सही होगा कि 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितना है, वो संख्या एकदम निश्चित होगी। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या एकदम से सही नहीं बताई जाती है, उसमें अंदाज करके एक प्रकार से बताया, जैसे कुछ, थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। इसलिए कुछ लड़के अनिश्चित संख्यावाचक होने के कारण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इसको हम लोग लिखेंगे। कुछ लड़के। इसके बाद लंबा लड़का। अगला हमें मिला है विशेषण के लिए शब्द लंबा लड़का। तो लड़के की विशेषता क्या है कि वो लंबा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। लंबा लड़का। लंबा लड़का। इस तरह से फिर इसके बाद आखिरी में हमें शब्द मिला है अच्छी पुस्तक। पुस्तक कैसी है? वो अच्छी है। उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छी है, इसलिए ये
गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा अच्छी पुस्तक। अच्छी पुस्तक, इस तरह से ये हमारा विशेषण हमने अलग अलग कॉलम बना करके आपको समझाया है। आप इसको अपनी बुक में ही ऊपर से शब्दों के ऊपर गुणवाचक और संख्यावाचक करके नोट कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है उच्चारण अभ्यास की। तो ये उच्चारण अभ्यास के जो शब्द होते हैं वो आपके डिक्टेशन के लिए यानी श्रुति सम जो सुन करके लिखने के लिए होते हैं, जिनका एग्ज़ाम आपका डिक्टेशन का जो स्कूल में लिया जाता है वो है। तो ये हम आपको ओरल यानी मुंह से बोल करके आपको समझा रहे हैं। इसको आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाइए। उच्चारण अभ्यास का पहला शब्द है हमारा काजी। काजी, काजी, इस तरह से बोलिए काजी। दूसरा शब्द है हुजूर। तीसरा बेवक्त, बेवक्त। चौथा है कबूल। पांचवा शब्द है लिहाज। छठा शब्द है इंसाफ और सातवां है हाजिर। तो एक बार हम लोग फिर से इसको बोलेंगे। काजी, हुजूर, बेवक्त, कबूल, लिहाज, इंसाफ, हाजिर। तो ये हमारे पाठ के कुछ शब्द हैं जो उच्चारण अभ्यास के लिए आ गए। इसको आप लोग बोल करके पढ़िएगा ताकि आपका उच्चारण स्पष्ट हो सके। अब बारी आती है आपके शब्दार्थ की। शब्दार्थ में आपके शब्दार्थ तो बहुत सारे दे रखे हैं। इसको आप लोग अपने क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे। ये हम आपको होमवर्क में देते हैं अभी। एक बार इसको हम लोग और एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम आपको होमवर्क में नोट करा देते हैं। तो पहला ये हमारा है शब्द क्या है? प्राचीन। कौन सा शब्द है? प्राचीन। प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। काजी का अर्थ होता है मुसलमान न्यायाधीश। मुकदमा का अर्थ होता है अदालती कार्यवाही। प्राचीन समय, पुराने समय। हक्का बक्का, आश्चर्यचकित। हक, अधिकार, फर्ज, जिम्मेदारी या कर्तव्य। अमानत, धरोहर। दयालु शब्द का अर्थ होता है दया करने वाला। बेवक्त का अर्थ होता है अनुचित समय। अदब, अदब का अर्थ होता है विनय या शिष्टाचार। हुजूर का अर्थ होता है श्रीमान। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित। क्रोधित शब्द का अर्थ होगा गुस्सा। कबूल शब्द का अर्थ होगा स्वीकार। लिहाज शब्द का अर्थ होता है सम्मान। दावा शब्द का अर्थ होता है अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थना पत्र। कचहरी का अर्थ होता है अदालत। अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना। सम्मन का अर्थ होता है बुलावा पत्र। गुनहगार का अर्थ होता है मुजरिम या दोषी। तशरीफ शब्द का अर्थ तशरीफ रखना शब्द का अर्थ होता है बैठना। शुक्र का अर्थ है धन्यवाद। इंसाफ शब्द का अर्थ होता है न्याय। गुलाम शब्द का अर्थ होता है नौकर। परवरिश शब्द का अर्थ होता है पालन पोषण। और सलाम शब्द का अर्थ होता है नमस्कार। तो ये हमारे जो शब्दार्थ के शब्द दिए गए हैं वो कंप्लीट हो गए। और अब बारी आती है आज के होमवर्क की। तो आप लोग अपनी अपनी स्कूल डायरी निकाल करके आज का ये होमवर्क नोट कर लीजिए। काजी
का इंसाफ पाठ के शब्दार्थ को अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखिए। ये आपका आज का होमवर्क है, गृह कार्य। इसको आप लोग अपने क्लास वर्क की कॉपी में लिखेंगे। यहाँ तक का आज का ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अगली क्लास हमारी जब होगी कल, तो उसमें हम लोग नए लेसन से यानी लेसन 19 हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छा होगा कि अगर एक बार खुद से एक बार रीडिंग करके आएंगे तो आपकी समझ में वो लेसन और आसानी से आएगा।